जिंदगी उसी की है जिसकी मौत पे जमाना रोए। यूं तो गालिब हर शख्स इस दुनिया में आया है मरने के लिए। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं इनको वीनस ऑफ इंडिया, मॉर्लिन मुनरो ऑफ इंडिया, ऐसा न जाने कितने नामों से इस दुनिया ने नवाजा है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक समझे। मैं बात कर रहा हूँ मधुबाला की। मधुबाला जी का जन्म 23 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। 11 भाई बहनों में मधुबाला जी 5वें नंबर पर थी। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। इनके पिता अताउल्ला खान रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चला कर अपना अपने परिवार का किसी तरह जीवन यापन करते थे। मधुबाला जी जब 3-4 साल की थी तभी एक ज्योतिषी ने अताउल्ला खान से कहा था कि आपकी बेटी बहुत भाग्यशाली है, ये अपनी ज़िंदगी में इतना आगे जाएगी, इतना नाम कमाएगी जितना नाम आपके पूरे खानदान में ना इसके पहले किसी ने कमाया है ना इसके बाद कोई कमाएगा। लेकिन उम्र के मामले में इस लड़की का भाग्य ठीक नहीं है। इसकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत छोटी उम्र में ये दुनिया को अलविदा कह देगी। अताउल्ला खान ने ज्योतिषी की बातें सुनी। ये बात आई गई होगी, अपना काम कर रहे थे। दिल्ली में कुछ खास काम चल नहीं रहा था तो अताउल्ला खान पूरे परिवार को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए और किसी तरह जुगाड़ लगाकर घर में आर्थिक सहयोग देने के लिए मधुबाला को फिल्मों में काम करना शुरू करवाया। मधुबाला 7-8 साल की थी। साल था 1942 जब मधुबाला पहली बार स्क्रीन पर दिखाई दी। फिल्म थी बसंत। अब तक मधुबाला नाम से काम नहीं कर रही थी। मधुबाला का जो घर का नाम था वो था मुमताज जहां बेगम। तो मधुबाला मुमताज नाम से काम करती थी, बेबी मुमताज नाम से काम करती थी। बसंत रिलीज हुई और धीरे धीरे फिल्मों में बाल कलाकार की भूमिकाएं मिलने लगी। थोड़ा आर्थिक सहयोग मधुबाला अपने घर में देने लगी। अब धीरे धीरे घर के आर्थिक हालात सुधरने लगे। समय बीतता जा रहा था। बेबी मुमताज अब मुमताज बन चुकी थी, किशोरावस्था में आ चुकी थी। अब एज ए लीडिंग लेडी मधुबाला स्क्रीन पर एंट्री लेने वाली थी। साल था 1947। फिल्म थी नीलकमल, हीरो राज कपूर की भी पहली फिल्म थी। डायरेक्टर थे केदार शर्मा, उस दौर के टॉप के डायरेक्टर। पहली बार नीलकमल से मधुबाला एज ए लीडिंग लेडी पर्दे पर आई। नीलकमल रिलीज हुई। हालांकि अगर दौलत बन गई होती, नीलकमल से पहले मधुबाला को सोहराब मोदी ने दौलत के लिए साइन कर लिया था, लेकिन किसी कारण वो दौलत बन नहीं पाई। इसलिए मधुबाला की जो लॉन्चिंग हुई वो नीलकमल से हुई, वरना दौलत मधुबाला की पहली फिल्म होती। खैर नीलकमल रिलीज हुई। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन मधुबाला को काम मिलने लगा, फिल्म का ऑफर मिलने लगे। और जितने ऑफर मधुबाला के सामने आए मधुबाला ने वो सारे ऑफर एक्सेप्ट कर लिए। शायद मधुबाला की छोटी सी गलती भी थी, क्योंकि उन फिल्मों से कई धार्मिक फिल्में थी, कई फैंटेसी फिल्में थी। वो सारी फिल्में ऐसी लिस्टेड एक रेट की फिल्में नहीं थी जैसी नीलकमल थी। शूटिंग चल रही थी, फिल्में चल रही थी, आ रही थी, जा रही थी, लेकिन इन फिल्मों को वो सफलता नहीं मिल रही थी। इन्हीं फिल्मों में एक धार्मिक फिल्म थी मेरे भगवान, डायरेक्टर थे मोहन सिन्हा। मेरे भगवान में मधुबाला के काम को देखकर मोहन सिन्हा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मधुबाला से कहा कि तुम्हारा जो मुमताज नाम है ये किसी हीरोइन का नाम नहीं लगता है, तुमको कोई ग्लैमरस नाम रखना चाहिए, तो अपना नाम मधुबाला रख लो। मधुबाला ने अपने डायरेक्टर की बात मान ली और अपना नाम चेंज कर लिया। और मधुबाला नाम से जो पहली फिल्म रिलीज हुई वो फिल्म थी दुल्हारी हिट हुई। अगली फिल्म हंसते आंसू, हीरो थे मोतीलाल। हंसते आंसू को उस पहली फिल्म होने का दर्जा प्राप्त है जिसको जो ए सर्टिफिकेट से भारत में रिलीज हुई थी। हंसते आंसू एक एडल्ट कॉमेडी थी। मोतीलाल हीरो थे, मधुबाला हीरोइन थी। फिल्म तो अच्छी थी, फिल्म बड़ी फिल्म थी और ऐसी कोई उसमें ना ऐसे कोई आपत्तिजनक सीन्स थे ना ऐसे कोई आपत्तिजनक डायलॉग थे, लेकिन थीम एडल्ट कॉमेडी की थी, इसलिए उसको ए सर्टिफिकेट मिला था। अब मधुबाला का दर्जा अब स्टार्स में होने लगा था। दुल्हारी और हंसते आंसू दोनों ठीक ठाक चली थी तो वो स्टार्स की श्रेणी में आने लगी थी, लेकिन सुपरस्टार नहीं बनी थी। वो बनना बाकी था। वो साल था 1949। फिल्म थी महल, हीरो थे अशोक कुमार, डायरेक्टर कमाल अमर। अशोक कुमार आगे चल के मधुबाला के जेठ बने।
महल के लिए वो मधुबाला पहली पसंद नहीं थी, पहली पसंद थी सुरैया, लेकिन सुरैया ने किन्हीं कारणों से वो इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और फिल्म मधुबाला के हाथ लग गई और यहाँ से मधुबाला सुपरस्टार बन गई। महल रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर हुई, आज तक भारत की महानतम फिल्मों मानी जाती है। अब मधुबाला पीछे नहीं देखने वाली थी, एक के बाद एक फिल्में आती जा रही थी। महल के बाद उनको 2 फिल्में मिली, दोनों हीरो दिलीप कुमार, संगदिल और तराना। अर्ली 50s का दौर था, तराना की शूटिंग चल रही थी। उस दौर के 2 सुपरस्टार और दोनों युवा सुपरस्टार दिलीप कुमार और मधुबाला एक साथ काम कर रहे थे। जाहिर आकर्षण तो होना ही था, दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। प्रपोज किया मधुबाला ने। एक दिन उन्होंने अपनी ड्रेस डिजाइनर के हाथ से एक गुलाब का फूल और एक चिट्ठी में मधुबाला ने अपना प्रेम प्रस्ताव दिलीप कुमार के लिए भेजा था और लिखा था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, अगर आप भी मुझसे प्यार करते हैं तो ये चिट्ठी और ये गुलाब का फूल स्वीकार कर लीजिएगा या इसे मेरे पास वापस भेज दीजिएगा। दिलीप कुमार ने चिट्ठी और गुलाब का फूल दोनों स्वीकार कर लिया। प्रेम कहानी यहाँ शुरू हो गई। संगदिल और तराना दोनों फिल्मों की शूटिंग एक साथ ही चल रही थी। तराना पहले रिलीज हुई, औसत दर्जे की सफलता मिली। संगदिल कुछ खास नहीं चली, लेकिन प्रेम कहानी चल गई। अब ये उस दौर बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा न्यूज में रहने वाली लव स्टोरी थी। मधुबाला के पिता दिलीप कुमार को पसंद नहीं करते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि लड़का कुछ घमंडी है, चाहे जो भी कारण हो, वो दिलीप कुमार को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन मधुबाला दिलीप कुमार को पसंद करती थी और उनको ऐसा लगता था कि मैं पिता को मना लूंगी। समय बीतता जा रहा था। मधुबाला ने इसी दौरान अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया। 2 फिल्में, आंचल और नाता, दोनों फिल्म बनी, रिलीज हुई 1954 में रिलीज हुई और पूरी तरह फ्लॉप हुई। और मधुबाला को इससे बहुत आर्थिक नुकसान हुआ और बहुत बड़े कर्जों में डूब गई। ऐसा लग रहा था कि बंगला बेचना पड़ेगा, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। 1955 में मिस्टर एंड मिसेस 55 रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर हुई, गुरदत्त हीरो थे और इससे मधुबाला को और इसके हिट होने मधुबाला बहुत फायदा हुआ और उनको बड़ी बड़ी फिल्मों का ऑफर मिल गए और उन फिल्मों के साइनिंग अमाउंट से मधुबाला ने अपने कर्जे चुका दिए और बंगला बिकने से बच गया। सुपरस्टार तो बनी चुकी थी, उस दौर की हेलीपैड एक्ट्रेस थी। 2 और उन्हीं की समकालीन अभिनेत्री थी जो उन्हीं की उम्र की थी। मीना कुमारी तब तक अभी ज़्यादातर फैंसी फिल्मों में ही काम कर रही थी और वैजंती माला चल रही थी वो स्टार बन, लेकिन उनके अंदर मधुबाला एक ऐसी अभिनेत्री थी जो एक ही फ्रेम में ग्लैमरस भी लगती थी, सोबर भी लगती थी। वो भूमिका भी करती थी जो मीना कुमारी करती थी या वैजंती माला करती थी, और जो ग्लैमरस भूमिका करती थी, उनके फेस पर जो ग्लैमर था वो इन दोनों में नहीं था। मीना कुमारी बड़ी संवेदनशील, जो आगे चलकर उनको ट्रेजेडी क्वीन का दर्जा मिला, वो संवेदनशील भूमिकाएं करती थी, ग्लैमरस कभी नहीं लगती थी मीना कुमारी। और वैजंती माला का करियर अभी बिगनिंग इनिशियल दौर में था, आगे चलकर उन्होंने संगम में कुछ ग्लैमरस रोल किए, लेकिन तब तक मधुबाला का करियर खत्म हो चुका था। अब ये जो था, मधुबाला अपने पीक पर थी, सबसे ज़्यादा पैसे लेती थी और हर तरह की भूमिकाएं करती थी। खैर 1955 साल मधुबाला के लिए अच्छा था और अब मधुबाला हाईली पेड एक्ट्रेसेस में थी, बड़ी बड़ी फिल्मों उनके हाथ में आ रही थी। एक तरफ जहाँ वो मुगल आजम कर रही थी, जो एक एपिक ड्रामा थी, कॉस्ट्यूम ड्रामा थी, दूसरी तरफ चलती का नाम गाड़ी जैसी हल्की फुल्की फिल्में भी कर रही थी और हर सुपरस्टार उनके साथ काम कर रहा था। देवानंद के साथ काम कर रही थी, दिलीप कुमार के साथ काम कर रही थी, राजकपूर के साथ उनका करियर शुरू ही हुआ था, अशोक कुमार के साथ आगे चल के उन्होंने हावड़ा ब्रिज में भी काम किया, अपने पीक पर थी। अब आ गई नया दौर में दिलीप कुमार और मधुबाला एक साथ काम करने वाले थे। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था, फिल्म को 40 दिन का आउटडोर के लिए जाना था। ये बात कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखी हुई थी। तब तक तो आताउल्लाह खान ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब आउटडोर जाने की बात आई तो आताउल्लाह खान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी आउटडोर नहीं जाएगी। आप बी.आर. चोपड़ा से कहा कि आपको पूरी फिल्म बॉम्बे में शूट करनी पड़ेगी। बी.आर. चोपड़ा ने इसके लिए मना कर दिया और गुस्से वो कोर्ट चले गए। कोर्ट में जब केस चल रहा था, गवाही के लिए दिलीप कुमार को बुलाया गया और दिलीप कुमार ने वहाँ पर बी.आर. चोपड़ा के हक में गवाही दे दी।
वो सच के साथ थे। यहाँ से इस रिश्ते पर, इस लव स्टोरी में ब्रेक लग गया और मधुबाला दिलीप कुमार की जिंदगी से बाहर हो गई। चलती का नाम गाड़ी की शूटिंग चल रही थी। किशोर कुमार ने उसी दौरान मधुबाला को प्रपोज किया। मधुबाला का दिल टूटा हुआ था और किशोर कुमार भी अपनी पत्नी से जल्दी ही अलग हुए थे। मधुबाला ने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, शादी के लिए तो हाँ बोल दिया। उसी दौरान एक फिल्म के दौरान मधुबाला को खून की उल्टी हुई। जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि उनके दिल में एक छेद है। किशोर कुमार मधुबाला से जल्दी ही शादी करना चाहते, लेकिन अताउल्ला खान भी इस शादी के लिए तैयार थे। लेकिन उन्होंने दिलीप कुमार से कहा कि तुम पहले मधुबाला का इलाज कराओ, उसके बाद शादी करो। लेकिन दिलीप कुमार दिलीप कुमार कहा नहीं, मैं पहले शादी करता हूँ, उसके बाद उसको इलाज के लिए लंदन ले जाऊँगा। शादी हुई, साल था 1960 और शादी बाद दिलीप कुमार मधुबाला को इलाज के लिए लंदन ले गए। लंदन तो गई, हाल में थोड़ा सुधार भी हुआ, वापस आई। लेकिन अब तक मधुबाला शूटिंग कर रही थी अपनी, बल्कि उनकी बीमार रहती थी, 1-2 दिन घर पर रहती थी, लोग काम करती रहती थी। वापस आई, कुछ दिन तक आराम किया और फिर शूटिंग शुरू कर दी। एक शूटिंग चल रही थी, फिल्म थी चालाक, हीरो तो देवानंद। 2 या 3 दिन की शूटिंग हुई थी, फिर मधुबाला सेट पर बेहोश हो गई और जो मधुबाला उसके बाद मधुबाला ने बिस्तर पकड़ा, उठ नहीं पाई। तब तक मुगलिया जब शूटिंग खत्म हो चुकी थी। मुगलिया जब 1961 में रिलीज हो चुकी थी। चालाक की शूटिंग बाद जो मधुबाला बिस्तर पकड़ी, उसके बाद वो बिस्तर से नहीं उठ पाई। समय बीतता जा रहा था। अब तक दिलीप कुमार के जीवन में सारा बार आ चुकी थी। मधुबाला हॉस्पिटल में थी, बहुत सीरियस थी। दिलीप कुमार को देखने गए, मधुबाला ने दिलीप कुमार की तरफ देखा और दिलीप कुमार ने मधुबाला को इस हालत में देखा तो दिलीप कुमार की आंखों से आंसू गिर गया। मधुबाला ने उनको देख के मुस्कुरा दी, उसको समझ गई कि उनकी आंखों से आंसू निकले हैं और मधुबाला ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे शहजादे को शहजादी मिल गई। ये देखकर अपना सर एक तरफ झुका लिया। दिलीप कुमार की आंखें भर आई, वो नहीं भरी आंखों के साथ दिलीप कुमार कमरे से बाहर निकल गया। समय बीतता जा रहा था, मधुबाला बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। फिर आया मनोज दिन, 14 फरवरी 1969, जब मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कहा। मधुबाला ने अपने करियर में कुल 70 फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म ज्वाला 1971 में रिलीज हुई, उसके हीरो थे सुनील दत्त। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें मधुबाला के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और महान हस्ती के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।